गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं उस सिलेबस की जो सीयूटी में निर्धारित कर रखा है एक डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। देखिए, मैं जो चर्चा करूंगा वो 12th क्लास वाले बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएशन करने के लिए देश के नामी विश्वविद्यालयों में जाएंगे, वहां प्रवेश लेंगे। चाहे आप प्रवेश लेंगे डीयू में, चाहे जेएनयू में, चाहे बीएचयू में, मदार्स हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहां आप चाहें वहां प्रवेश लें। उसके लिए आपको यूजी में प्रवेश के लिए CUET 2023 जो 20 मई से शुरू हो गए जो एग्जाम्स, वो हर हालात में देने होंगे, अवश्य देने होंगे। और ये भी ध्यान रखें कि आप जब भी तैयारी करें तो आप एनसीईआरटी की ही तैयारी करें। एनसीईआरटी की बुक्स जो आपने पूरे साल पढ़ी है 12th के अंदर, उसी की तैयारी करें आप। उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। हिमालय एजू हब भी आपको बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन उपलब्ध करवाएगा। आपने पूरे साल डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक या बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर याद किए, अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करने हैं, फैक्ट्स याद करने हैं आपको। और उसके लिए आपको मोर प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। जितने ज्यादा आप वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप या जिनको एमसीक्यूज बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन हल करने होंगे, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और ये सारा आपको उपलब्ध है हिमालय एजू हब के इस एक मात्र प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो राजनीति विज्ञान, अगर आपके पास डोमेन सब्जेक्ट के रूप में है तो उस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो एक पुस्तक चलती है इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेके, समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। समकालीन विश्व राजनीति, इसका सिलेबस क्या है मैं आपको ये बताऊं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए आपको, उसी से फिर मुद्दा आगे बढ़ता है। मैं आपको बताऊं, इसका जो पहला चैप्टर है वो है विश्व राजनीति में जो शीत युद्ध काल था, कोल्ड वार एरा था, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। मान के चलिए अगर 50 क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चन हर हालात में इस लेसन में से आएंगे। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, पहला चैप्टर। 3 से मैं कहूं 4 क्वेश्चन आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर किसी भी चैप्टर को दोनों बुक्स में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने तो यही वाला टॉपिक है, कोल्ड वार के ऊपर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 शक्ति गुटों का उदय है, अमेरिका और सोवियत संघ। इनके मध्य जो भी युद्ध हुआ उस युद्ध के दायरे क्या थे, द्विध्रुवता बायोपोलरिटी क्या होती है, 2 ध्रुव बन गए। एक देश इकट्ठे हो गए सोवियत संघ के साथ, दूसरे हो गए अमेरिका के साथ, और पूरा संसार 2 धड़ों में बंट गया। वो क्या था? कुछ देश थे जिन्होंने किसी भी धड़े को स्वीकार नहीं किया, नेतृत्व स्वीकार नहीं किया था। वो थे नव स्वतंत्र देश, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड के देश बोलते हैं, तृतीय विश्व के देश बोलते हैं। वो विकासशील देश एक तरफ हो गए, न वो सोवियत संघ के साथ थे और न ही वो पूंजीवादी अमेरिका के साथ थे। फिर नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग क्या थी, नियो की मांग क्या थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था, इसकी हम चर्चा करेंगे। कैसे अकटांड बना, कैसे भारत तो इन देशों ने शोर मचाया नियो को लेके। और उसके बाद है भारत और शीत युद्ध, क्या इंपैक्ट पड़े भारत के ऊपर, क्या प्रभाव पड़े शीत युद्ध के, ये सारी चर्चाएं पहले चैप्टर में है। फिर आया दूसरी दुनिया का विघटन कैसे हुआ, देखते ही देखते 45 साल के युद्ध के बाद कैसे विखंडित हो गया एक नेता जिसका नाम था सोवियत संघ, यूएसएसआर। कैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, शीत युद्ध का भी अंत हो गया, कैसे खत्म हो गया सब कुछ। विश्व राजनीति में नई संस्थाएं कौन सी उदित हुई, कैसे रूस बन गया, कैसे बाल्कन राज्य उदित हुए, और मध्य एशिया के प्रभाव क्या पड़ा, कैसे नए नए देश आ गए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, क्योंकि ये रशिया से टूट के बने थे। कम्युनिस्ट शासन के बाद में लोकतांत्रिक राजनीति कैसे शुरू हुई पश्चिमी यूरोप के पूर्वी यूरोप के देशों में, पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में, हंगरी में, बल्गारिया में, रोमानिया में। उसके बाद पूंजीवाद कैसे छा गया 1990 के बाद पूरे संसार में, इसकी चर्चा है। रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे उसके बाद, हम इसकी भी चर्चा इसी चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो लेसन है वो किसके ऊपर है। वो है कि 1990 के बाद, देखिए 3 दौर है। 1900 तो एक दौर है 1945 से लेके 1990 तक का, जब कोल्ड वार चल रहा था। हम उस दौर में आ गए हैं जब कोल्ड वार खत्म हो गया है और एकमात्र महाशक्ति बच गई है, सुपर पावर बच गई है, वो है अमेरिका। और कैसे अमेरिका ने पूरे संसार पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, इसकी चर्चा करेंगे। कैसे एक द्विध्रुवीयता से हम एक ध्रुवीयता, बायोपोलरिटी से कैसे हम सिंगल इसके पोलर के ऊपर आ गए, इसकी हम चर्चा करें। कैसे अमेरिका छा गया। अफगानिस्तान, पहला खाड़ी युद्ध 9/11 की प्रतिक्रिया, जब अमेरिका में 11/9/2001 को भारी हमला हुआ उसके वर्ल्ड ट्रेड पार्क के ऊपर,
सेंटर के ऊपर, कितने लोग मरे, ये सब है। इराक पे क्यों हमला किया गया, कैसे सद्दाम हुसैन को मारा गया, खत्म किया गया अमेरिका के द्वारा, क्या थी अमेरिका की दादागिरी, अर्थव्यवस्था में कैसे छा गया, कैसे अमेरिकी वर्चस्व विचारधारा के रूप में छा गया, और भारत पे इसका प्रभाव क्या पड़ा, भारत अमेरिका के संबंध कैसे हो गए 1990 के बाद, कैसे दोनों नजदीक आ गए, गलबहियां कर लिए दूसरे साथ, और कैसे दोस्ती हो गई इनके आपस के अंदर। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र, ये है हमारा चौथा लेसन, कि माओ युग के बाद चीन का कैसे उदय हुआ, एक हाथी नहीं, एक महाशक्ति के रूप में कैसे चीन आर्थिक रूप से सशक्त हुआ, इसकी चर्चा है। कैसे उसने अमेरिका को चुनौती देना शुरू किया 2008 की मंदी के बाद। यूरोपियन संघ कैसे उभरा 1990 के बाद, कैसे ईयू के देश एक हो गए और संप्रभुता को एक साथ इकट्ठा कर लिया। आसियान के देशों का कैसे निर्माण हुआ, कैसे एशियन टाइगर्स बन गए, एशिया के शेर बन गए ये देश थे, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे देश। चीन के साथ भारत के बदलते रिश्ते हैं, इनका स्वरूप क्या है, ये अब तक की चर्चा है इस लेसन के अंदर। अब जो नेक्स्ट लेसन है हमारा 5, वो है उत्तर शीत युद्ध में दक्षिण एशिया का क्या हुआ। ये साउथ एशिया कौन सा है, साउथ एशिया भारत और इसके पड़ोसी देश है वो दक्षिण एशिया में आते हैं। तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे देश है दक्षिण एशियन देश। पाकिस्तान और नेपाल में लोकतंत्रीकरण कैसे हुआ, कैसे यहाँ लोकतंत्र आया गया, आया और गया, कैसे पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही, और कैसे राजतंत्रों के खिलाफ जन आंदोलन हुए, लोकतांत्रिक आंदोलन हुए नेपाल के अंदर, वो सारी चर्चाएं इसमें है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या था, तमिल संघर्ष क्या था, कैसे सिंहली और तमिलों के मध्य संघर्ष चल रहा है आज भी, वो सारा है। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, दक्षिण एशिया में शांति के लिए संघर्ष और प्रयास क्या हुए, कैसे सार्क का निर्माण किया गया, और अपने पड़ोसियों के साथ भारत ने संबंध सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए, विशेष करके पड़ोसी देशों की स्थितियां और भारत के उनके साथ संबंध है ना, वो इस सारे चैप्टर के अंदर वर्णित है। अच्छा चैप्टर है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से आपके। नेक्स्ट चैप्टर है छठा, एक ध्रुवीय विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन से खड़े हुए। जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना अमेरिका के नेतृत्व में, उसमें कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन खड़े हुए, यूएनओ का कैसे पुनर्गठन किया गया, कैसे यूएनओ शांति के साथ साथ विकास की राजनीति भी करने लगा, और कहां देशों के मध्य युद्ध रुकवा, देशों के अंदर युद्धों तक कैसे पहुंचा, ये था चर्चा। इसका भविष्य क्या है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति क्या है, नए अंतरराष्ट्रीय नायक उभरे, उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन उभरा वो था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जो उधर, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो उभरे, उनकी चर्चा है, और कितने नए संस्थान हैं, उनकी लोकतांत्रिक जवाबदेही है या नहीं है, या सिर्फ ये पश्चिमी यूरोप की और यूरोप अमेरिका की ओर झुके हुए, और कैसे यूरोपियन और अमेरिकन देश है ये दादागिरी करते हैं मिलके एक साथ पूरे संसार पे, ये चर्चा है। समसामयिक दुनिया में सुरक्षा के स्वरूप क्या है, क्या एक देश को दूसरे देश से खतरा है, या एक देश को खुद के अंदर से धार्मिक और जातीय झगड़ों से, नरजातीय झगड़ों से खतरा है। यह लगता है कि अब बड़ा झगड़ा भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से नहीं है खतरा, चीन को और भारत को, बल्कि एक व्यापक खतरे पैदा हो गए हैं पूरे वैश्विक लेवल के ऊपर। वो है पर्यावरण के खतरे, वो है महामारियों के खतरे, वो है ये जो कंप्यूटर आपके हैक होते हैं टेक्निक, ये है तेजी और मंदी के जो बाजार में खड़ी होती है, जिसमें पूरा इंपैक्ट पूरे संसार पे पड़ता है। कुछ नए ही खतरे पैदा हो गए हैं सुरक्षा को लेके, चाहे वो महामारियों के रूप में हो, पर्यावरणीय संकट के रूप में हो, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो, या फिर बढ़ते प्रदूषण के रूप में हो, समुद्रों के प्रदूषण के रूप में हो, या किसी और रूप में हो, या वैश्विक आतंकवाद के रूप में हो। समसामयिक विश्व में सुरक्षा के सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। अब अकेला देश कुछ नहीं कर सकता, सारे देशों को एक रहना होगा। गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार, इन सब के ऊपर चर्चा की गई है इस चैप्टर के अंदर। 8वां चैप्टर मैं अभी बता रहा था कि क्या आए हैं संकट वैश्विक राजनीति में, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर क्या संकट है। देखिए इस टाइम इस विश्व में सबसे बड़े संकट जो ये है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये झगड़े तो बहुत ही छोटे झगड़े हैं। मानवता अब एक साथ खत्म होगी और वो पर्यावरणीय संकट की वजह से खत्म होगी। ये है इसके में वर्णित है। पर्यावरणीय आंदोलन क्या थे, वैश्विक पर्यावरणीय मानदंडों का विकास कैसे किया गया, कि कैसे पर्यावरण की हम रक्षा करें। ये जो सामान्य संपत्ति संसाधन है, इस हवा के ऊपर, अंटार्कटिक के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर किसका कब्जा हो, इन ये समुद्र किसके हैं, ये सारे झगड़े इसमें वर्णित है। ये मूलवासी कौन होते हैं, किसी देश के मूलवासी हैं वो कौन है, चाहे वो न्यूजीलैंड के माउरी हो, चाहे अमेरिका के रेड इंडियंस हो, इनके संकट क्या है वास्तव में, इन आदिवासियों के, पुराने लोगों के संकट क्या है। और पर्यावरणीय इस बहस में भारत की दृष्टि क्या है, क्या सोचता है भारत,
चाहे वो बौद्धों के समय में वेदों में क्या लिखा हुआ है, वर्तमान परिदृश्य क्या और गांधी क्या कहता है पर्यावरण के बारे में, ये सारी चर्चाएं इसमें वर्णित है। और अंतिम लेसन है वो वैश्वीकरण को लेके है, ग्लोबलाइजेशन को लेके है। जब पूरा संसार एक हो चुका है, ग्लोबल विलेज का निर्माण हो चुका है, सारी सभ्यताएं, सारे विचार, सारे संचार और सारे देश आपस में जुड़ चुके हैं, वो सारी चर्चा इस लेसन में है। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियां कैसे खड़ी हुई है और कैसे इंपैक्ट हुआ है, इन सब का क्या प्रभाव पड़ा है पूरे संसार के ऊपर, इसका वर्णित है। वैश्वीकरण के परिणाम क्या निकले हैं, किन देशों को फायदा हुआ है, किन को नुकसान हुआ है। शुरुआत में कहा गया कि पश्चिमी यूरोप, अमेरिका को फायदा हुआ है, और अब कह रहे हैं कि भारत और चीन को फायदा हो रहा है, इसलिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोप वापस जा रहे हैं वैश्वीकरण से और अपने खुद के खोल में सिमट रहे हैं। हम जब कहते हैं कि ट्रंप ने नारा लगाया अमेरिका फर्स्ट, तो इसका मतलब वैश्वीकरण खत्म हो रहा है, अमेरिका को इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए वो भाग रहे हैं। और भारत और चीन जैसे देश कह रहे हैं हमें तो चाहिए वैश्वीकरण। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन क्या है, वैश्वीकरण के दायरे के रूप क्या है, इस भारत में के क्या प्रभाव पड़ा, और इनके खिलाफ कौन कौन से संघर्ष हो रहे हैं, कौन से ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन खड़े हो गए हैं जो इस वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। ये गरीबी बढ़ाता है, अमीरी गरीबी के बीच गैप पैदा करता है और विकासशील देशों के शोषण को बढ़ावा देता है। ये सारी चर्चाएं इस लेसन 9 में है। ये सारी चर्चाएं व्यापक रूप से एमसीक्यूज के रूप में मैं आपसे टाइम टाइम करता रहूंगा। आप जुड़े रहें हिमालय जो से, इसको जरूर ज्वाइन करें अगर आपको सीयूटी में अपने प्रेस को सुनिश्चित करना है तो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने खूब टाइम दिया, खूब मनोयोगपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच।